बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मालिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज एक पाकिस्तानियों के लिए जो साउथ कोरिया में मुकीम है उनके लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद जो री एंट्री परमिट शुरू किया था साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने, वीज़ा जिन मुल्कों के बैन थे तकरीबन 3-4 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह 2 और कंट्रीज़ हैं। तो उनके लिए जो री एंट्री परमिट थी वो बहुत मुश्किल मिल रही थी। मतलब कि अगर किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे, या कोई हादसा हो जाता है या इमरजेंसी की सूरत में अगर जाना पड़ता है तो फिर वो आपको री एंट्री देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी न्यूज़ आई है, और अच्छी न्यूज़ ये है कि अब जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम है साउथ कोरिया में, अगर वो छुट्टी जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो उनको इजीली री एंट्री परमिट मिल जाएगा। री एंट्री परमिट लेने का तरीका जो कोरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है www.highkorea.go.kr पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको आज लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पे बताऊँगा। उसकी तरफ जाने से पहले थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि जो री एंट्री परमिट है वो बेसिकली साउथ कोरियन गवर्नमेंट परमिट जारी करती है कि आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाकर वापस आ सकें। तो जब भी आप री एंट्री परमिट हासिल करते हैं कोशिश करें, क्योंकि जब आप वापसी पे आते हैं तो पता नहीं होता कि कोरोना के हालात का पता नहीं। अगर आप 1 माह 2 माह छुट्टी जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपने कब वापस आना है। कोरोना के हालात का कोरोना फिलहाल आपको पता है पूरी दुनिया में ये मसला बना हुआ है, और किसी वक्त भी फ्लाइट का कोई पता नहीं होता कब बंद हो जाएं कब खुल जाएं। तो इस वजह से जब भी आप री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें जो सिंगल री एंट्री परमिट है वो आपको 1 साल तक मिल जाता है। तो कोशिश करें 5 से 6 माह 7 माह आप री एंट्री परमिट की जो डेट है वो वहाँ पर एंटर करें, ताकि आपको 6-7 माह का या 1 साल का भी मिल जाए तो उसमें इशू नहीं है। क्योंकि बाद में जब आपको फ्लाइट वगैरह का अगर मसला बन जाता है तो अगर आप लेट वगैरह भी हो जाते हैं तो कोई उसमें इशू नहीं होता। जाहिर सी बात है कंपनी मालकान को तो पता है कि मसला बना हुआ है, इस वजह से लोग लेट हो रहे हैं। लेकिन जब आप री एंट्री परमिट लेके थोड़े के लिए अरसे के लिए जाएंगे, आपका री एंट्री परमिट एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसका कोई हाल नहीं है। तो दोबारा आपको जब भी आप आएंगे कोरियन इमिग्रेशन आपको इंटर नहीं होने देगी। तो कोशिश करें जो री एंट्री परमिट आपने अप्लाई करना है उसके लिए थोड़ी डेट का जो डेट का दौरानिया री एंट्री परमिट का वो थोड़ा ज़्यादा रखें। 6 माह 7 माह रखें, 8 माह साल तक आप रख सकते हैं। साल तक आप री एंट्री परमिट ले सकते हैं, 1 साल का जो सिंगल री एंट्री परमिट है। तो इस तरह आप अप्लाई कीजिए। उसके लिए आपको जो हाई कोरिया जो साउथ कोरिया इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट पे www.highkorea.go.kr पे अपनी जो आईडी बनानी पड़ेगी। और आईडी बनाने के लिए ऊपर आई बटन में आप वीडियो देख रहे हैं। री एंट्री परमिट अप्लाई करने से पहले जो आपकी टिकट होगी पहले आपने टिकट कंफर्म कर लेनी है। तो मैं आज आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने री एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और जो कोरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है www.highkorea.go.kr पर चला जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद इस तरह आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर तो आपने आईडी यहाँ पे नहीं बनाई हुई तो ऊपर आप आई बटन में लिंक देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैंने तफसीलन वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आपने कोरिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आईडी बनानी है। तो वेब ऑन खाए पर वो जाकर आप आईडी बना सकते हैं और वीडियो चेक करके तो तफसीलन आप अच्छी तरह अपनी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे हांगो को और इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करूंगा। लॉग इन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे री एंट्री परमिट लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। री एंट्री परमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उसके बाद फी लिखी हुई है और प्रोसेस लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आगे जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे। लेकिन जो बिजनेस मैन है अगर बिजनेस कोई करता है यहाँ पे उसने अगर जाना है तो उसको अपना बिजनेस सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एम्प्लॉय की आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह अगर इसकी फ़ी देखी जाए तकरीबन इसकी जो फीस है वो 24,801 है। और उसके बाद प्रोसेस
प्रोसेस में आप एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, रिव्यू में जाएगी और रिजल्ट आएगा, आप ये एप्लीकेशन स्टेटस जाके चेक कर सकते हैं। तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि कम अज कम आपने 1 वीक पहले अप्लाई करना है, टिकट करने के बाद आपने अप्लाई करना है। और दूसरी बात, अगर आपने इमरजेंसी में जाना है तो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी जो एंट्री या री एंट्री परमिट वो मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर एक दिन आपका रहता है, एक दिन आपने पहले या 2 दिन कराया, तो आप नजदीकी इमिग्रेशन ऑफिस जाकर भी री एंट्री परमिट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये तमाम जो टर्म्स हैं मैं इनको एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिस जो आप आईडी कार्ड में अपना जो डाटा है वो आपका तमाम जो डाटा है वो सामने आ जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह और तमाम जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पे सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अथोराइज पीरियड ऑफ स्टे, जो आपका पीरियड ऑफ स्टे है यहाँ पे जितना आपका वीज़ा रहता है वो आ जाएगा। उसके आगे अथोराइज पीरियड ऑफ री एंट्री, आप री एंट्री आप कितनी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, डेट उसकी एंटर कर देंगे यहाँ से आप सेलेक्ट करके। तो जितनी आप लेना चाहते हैं मिनिमाइज कम से कम आप 4-5 माह की लाजमी लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल की मिल सकती है सिंगल री एंट्री परमिट, तो आप ले सकते हैं। मसलन के मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला बन जाता है, आप लेट हो जाते हैं, आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, तो आप कम अज़ कम 2-3, अगर 2 माह आप छुट्टी जा रहे हैं तो कम अज़ कम 4-5 माह का री एंट्री परमिट लें। ये 1 साल तक आप ले सकते हैं, ले लें, ताकि वो आपको दोबारा कोई इशू ना हो। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं रहने देता हूँ, सेलेक्ट नहीं करता। उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन आपने यहाँ से फ्लाई करना है, आपने यहाँ से टेक ऑफ करना है, वो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेड डेट ऑफ री एंट्री, मतलब कि जिस दिन आपने यहाँ पे री एंटर करना है उसकी आप डेट लिखेंगे। जितनी आपकी टिकट है वो आपने लिख देनी है यहाँ पे कि मेरी इतनी टिकट है, और वहाँ पे आप री एंट्री की परमिट की जो डेट है वो लिख देंगे। उसके बाद रीज़न फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है कि आप क्यों जा रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, बिजनेस के सिलसिले में आप जा रहे हैं, तो वो डिटेल यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या कोरियन में लिख सकते हैं। उसके बाद ये डेट ऑफ एप्लीकेशन नीचे ऑटोमेटिक आ जाती है जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और जो ये मेरा यहाँ पे नज़दीकी इमिग्रेशन ऑफिस है वो आ जाएगा। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन, री एंट्री परमिट सिंगल और जनरल, री एंट्री परमिट सिंगल, बिजनेस, जर्नलिज्म, एकेडमिक, ट्रैवल, एग्जेम्पशन। जो री एंट्री परमिट है वो हम सिंगल री एंट्री परमिट जनरल में अप्लाई करेंगे, और जो अगर बिजनेसमैन वगैरह जो जर्नलिज्म वगैरह करते हैं वो जाना चाहते हैं, तो वो री एंट्री परमिट जो है सिंगल, बिजनेस, जर्नलिज्म, एकेडमिक, ट्रैवल, एग्जेम्पशन वाले करते हैं करेंगे। तो हम ई9 वर्कर हैं या जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं वो री एंट्री परमिट सिंगल पर क्लिक करेंगे, री एंट्री परमिट सिंगल जनरल पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ डायग्नोसिस, यहाँ पे आपने जो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो कोरोना का टेस्ट वगैरह है, वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। सही हो गया। उसके बाद पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, मिसाल के तौर पे आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं या फैमिली के वैसे छुट्टी जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पर्पस आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड होगा वो यहाँ पे आप फाइल अटैच कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर अ गवर्नमेंट इनवाइटेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों मस्ट आपने करने हैं, और ये जो सिर्फ स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप में हैं उनके लिए है, तो वो करेंगे। तो यहाँ बस जस्ट इतना आपने प्रोसीजर करना है, और यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये नीचे आप देख सकते हैं, आपने 4 दिन पहले अप्लाई करना है डिपार्चर से, और 4 दिन अगर पहले है तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप इमिग्रेशन जो आपका नज़दीकी इमिग्रेशन ऑफिस है वो विजिट करके तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर
ई एप्लीकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।